नमस्कार, साहित्यिक झरोका चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रीति से मुक्त। रीति यानी पद्धति या लिखने का तरीका, उससे मुक्त है ये काव्य। इससे पहले जो हमने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य किया था, उसमें जो लक्षण ग्रंथ थे या लक्ष्य ग्रंथ, उन दोनों ही पद्धतियों का या तरीके का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर मुक्त रूप से अपने व्यक्तिगत जो प्रेम की पीड़ा है या हृदय की जो कसक है, उसको इन्होंने अभिव्यक्त किया है अपने काव्य के माध्यम से। इसीलिए ये कवि स्वच्छंद कवि या ये काव्यधारा स्वच्छंद काव्यधारा के नाम से भी जानी जाती है। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम इसकी समय सीमा की अगर बात करें तो इसकी समय सीमा 1643 से लेकर 1843 ईस्वी यानी ये रीति काल की समय सीमा है। और ये जो हम काव्यधारा कर रहे हैं, ये रीति काल की एक प्रमुख काव्यधारा है और समय सीमा वही रहेगी जो हम रीति काल की अब से पहले करते आ रहे हैं, 1643 से 1843। ये किसकी समय सीमा है? ये रीति काल की समय सीमा है और ये काव्यधारा इसी काल के अंतर्गत आती है। अब हम इसके प्रमुख कवियों को अगर देखें तो सबसे पहले है घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा और द्विजदेव। ये इस काल के प्रमुख कवि हैं या इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इन कवियों ने अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त किया है, अपने प्रेम के भावों को अभिव्यक्त किया है अपनी कविताओं में। तो आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे यहाँ विशेषता हम इसकी लेंगे वो है स्वच्छंद प्रेम भावना। स्वच्छंद यानी स्वतंत्र प्रेम भाव, किसका? हृदय का। ये जो कवि हैं, इन कवियों ने अपनी प्रेमिका के वियोग में, अधिकतर कवियों को उनकी प्रेमिका ने त्याग दिया था और उसी त्याग के कारण जो विरह का भाव इनके हृदय में उत्पन्न हुआ, प्रेम का भाव जो इनके हृदय में उत्पन्न हुआ, उसी को इन्होंने अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। यानी व्यक्तिगत प्रेम भाव की अभिव्यक्ति इन्होंने काव्य में की है। फिर क्योंकि व्यक्तिगत प्रेम भाव है और किसी के दबाव में इसका चित्रण नहीं किया गया, यानी किसी राजा या सामंत के दबाव में ये काव्य नहीं लिखा गया, इसीलिए यहाँ प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। अब से पहले जो हमने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य किए थे, उसमें दरबारी काव्य था। वहाँ पर दबाव था कि काव्य को सुंदर बनाना है, राजा को प्रसन्न करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए इनका जो प्रेम भाव है वो स्वाभाविक, उसकी अभिव्यक्ति इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से की है। दूसरा है हमारे पास विरह की प्रधानता। दूसरी विशेषता क्या है? विरह की प्रधानता। देखिए, विरह, क्योंकि वियोग, विरह अर्थात वियोग, तो मैंने जैसे अभी बताया कि ये जो कवि थे, इस काल के कवि, इनका अधिकतर कवियों का अपनी प्रेमिका से वियोग हो गया था या अलग हो गए थे। इसी प्रकार इनके काव्य में विरह की प्रधानता है। जैसे प्रेमिका द्वारा ठुकरा दिए जाने पर विरह के भाव की अभिव्यक्ति इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से की है। यानी प्रेमिका ने मुंह मोड़ लिया इनसे, तो इससे क्या हुआ? प्रेम में इनके साथ धोखा हुआ। उसी धोखे में इनके हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न हुई, उसको अभिव्यक्त किया है। उसके लिए चाहे हम घनानंद को ले लें, आलम शेख को लें या बोधा को लें। घनानंद जो है वो सुजान नामक नर्तकी से प्रेम किया करते थे, दरबार में रहते थे, लेकिन जब सुजान ने उन्हें ठुकरा दिया तो क्या हुआ कि घनानंद उस दरबार को छोड़कर त्याग कर चले गए थे। और लेकिन उनके मन में जो सुजान के प्रति प्रेम का भाव था, उसकी अभिव्यक्ति इन्होंने अपने काव्य में की है। आलम शेख रंगरेजिन, रंगरेजिन होता है कपड़ों को रंगने वाली जो स्त्री थी, उससे प्रेम करते थे, लेकिन यहाँ पर भी इनको भी प्रेम में सफलता नहीं मिली। इसीलिए इनके जो प्रेम है, प्रेम भाव है, उसमें भी इसी प्रकार की अभिव्यक्ति है। किस प्रकार की? विरह के भाव की। बोधा सुभान नामक वेश्या से प्रेम करते थे, लेकिन इनको भी प्रेम में धोखा मिला या सुभान ने इनको त्याग दिया या मुंह मोड़ लिया। तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने भी अपने काव्य में अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। अर्थात अधिकतर जो कवि हैं, उनके काव्य में वियोग भाव की अभिव्यक्ति है। अपनी प्रेमिका से वियोग के भाव को इन्होंने अभिव्यक्त किया है या विरह के भाव को प्रधानता अपने काव्य में दी है।
तीसरा हमारा यहाँ प्रमुख विशेषता है तीसरी, सौंदर्य वर्णन। देखिए, सौंदर्य और रीतिकाल दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो जो रीति मुक्त काव्य धारा है इसमें भी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्यक्तिगत प्रेम भाव की अभिव्यक्ति के कारण इनका सौंदर्य उदात्त सौंदर्य है। उदात्त यानी ऊंचा, उच्च सौंदर्य विचारों का, यानी सुंदरता का तो वर्णन किया है, लेकिन विचार कैसे हैं? उच्च विचार है, निम्न विचार नहीं है। निम्न विचार कैसे? कि ये अपनी जिस प्रेमिका से प्रेम करते हैं उसका अश्लील चित्रण नहीं करेंगे। क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रेम है, ये इनके लिए वस्तु मात्र नहीं है। जो नायिका है ये वस्तु मात्र नहीं है, बल्कि उनके जीवन का एक अंग है। तो इसीलिए उन्होंने उससे जुड़े हुए जिस सौंदर्य का वर्णन किया है वो उदात्त सौंदर्य है। रीतिकालीन जो परंपरा है उसमें जो रीतिकालीन परंपरा में क्या था, जो दरबारी कवि थे उन्होंने स्त्रियों को वस्तु मात्र समझकर उसके सौंदर्य का नक्शिक वर्णन किया है। क्यों किया? अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जो रीति मुक्त कवि हैं इन्होंने इंद्रिय वासनाओं से मुक्त सौंदर्य का वर्णन किया है। यानी इंद्रिय वासना क्या है? जो पांचों इंद्रियां हैं किसी दूसरे की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया। यानी यहाँ पर शारीरिक सौंदर्य नहीं है, बल्कि मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। शरीर की सुंदरता को महत्व नहीं दिया। इंद्रिय वासना का मतलब जो शारीरिक सौंदर्य है उसको महत्व नहीं दिया, अपितु मन के भावों को अभिव्यक्त किया है, मानसिक सौंदर्य को अभिव्यक्ति दी है अपने काव्य के माध्यम से। आगे है चौथी हमारी विशेषता है प्रकृति चित्रण। देखिए, रीतिकाल में प्रकृति का विशेष महत्व है, तो यहाँ पर इन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। किस लिए? वियोग भाव की अभिव्यक्ति के लिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो रीति मुक्त काव्य है इसमें श्रृंगार के संयोग पक्ष की बजाय वियोग पक्ष का अधिक वर्णन किया गया है। वियोग पक्ष की व्यापकता है, तो इस वियोग या विरह की व्यापकता को वर्णित करने के लिए प्रकृति को उद्दीपन का मतलब होता है किसी भी भाव को बढ़ाने के लिए प्रकृति का इस्तेमाल इन्होंने किया है। अगर नायिका रो रही है तो लगता है कि बादल उसके साथ रो रहे हैं। अगर फूल मुरझा गए हैं तो लगता है कि नायिका भी मुरझा गई है, उसके मन के भाव भी इसी प्रकार है। यानी उद्दीपन रूप में प्रकृति का इन्होंने उपयोग किया है अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए या मन के भावों को सहारा देने के लिए। आगे है काव्य रूप। देखिए, इस समय में वैसे तो प्रबंध और मुक्तक दोनों ही प्रकार की काव्य शैलियाँ चल रही थी, लेकिन मुख्य रूप से मुक्तक लिखने पर अधिक बल दिया गया। मुक्तक छोटे छोटे, मुक्तक का मतलब होता है मुक्त। जो प्रबंध काव्य होता है उसमें सबसे पहले कथा प्रारंभ होती है, जैसे जन्म से कथा प्रारंभ, उसके पश्चात मृत्यु तक वो कथा चलती है। जैसे कि हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लो रामचरितमानस हमने ले ली, वो तो महाकाव्य है। उसमें क्या है? राम का जन्म अयोध्या में होता है, फिर उसके बाद वो बड़े होते हैं, कैसे वन में जाते हैं, कैसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, वापस आते हैं, फिर वन में जाते हैं, लंका पर युद्ध करते हैं, अधिकार करते हैं, रावण की पराजय होती है। यानी प्रबंध यानी सिलसिलेवार तरीके से कथा चलती रहती है। मुक्तक में क्या है? मुक्त है, दो पंक्तियां भी अपने आप में पूर्ण है। जैसे हम दोहे करते हैं वो क्या है? मुक्त है, मुक्तक है। तो यहाँ पर जो मुक्तक लिखने पर ज़्यादा बल दिया गया, छोटी छोटी रचनाएं अधिक की गई। उसके बाद है भक्ति भावना। देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा में भक्ति भावना का अभाव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भक्ति भगवान के प्रति विचारों को व्यक्त नहीं किया गया, बल्कि अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए कविता की रचना की गई है। तो यहाँ भक्ति काल की तरह भक्ति प्रमुख नहीं है, जैसा कि सूरदास या तुलसीदास में भक्ति प्रमुख है, उस भावना का यहाँ अभाव है। राधा और कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन यहाँ किया गया है, निर्गुण काव्यधारा का प्रभाव इस काल में नहीं है। और भक्ति केवल कविता लिखने का एक बहाना मात्र है। कवियों ने खुद ये कहा है कि अगर मेरी भक्ति चल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ राम नाम को सुमिरन करने का एक बहाना मात्र ही है। यानी मेरी कविताएं चल गई। जैसे आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविता ही है कि मैंने जो काव्य किया है उससे अगर कवि रीझ गए तो मैं कवि बन गया, लेकिन न तो राधिका कहानी सुमिरन को बहानो है, नहीं तो ये मान लेंगे कि राधा और कृष्ण को स्मरण करने का एक बहाना मात्र है। यानी भक्ति भावना प्रमुख भाव नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहीं पर ईश्वर वंदना के रूप में, कहीं पर अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भक्ति का प्रयोग ज़रूर किया है।
शास्त्रीय परंपरा का परित्याग। देखिए, जो रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों ने शास्त्रीय परंपरा को अपनाया। शास्त्रीय परंपरा क्या? जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ थे उसमें रस कौन सा होगा, अलंकार पर आधारित है, छंद पर आधारित है, ध्वनि पर आधारित है, रीति पर आधारित है, उन विचारों का इन्होंने त्याग कर दिया। यानी इन्होंने जो काव्य शास्त्रीय पद्धति थी उसको इन्होंने नहीं अपनाया। इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पर आएगा त्याग कर दिया, त्याग कर दिया। स्वतंत्र भावों को इन्होंने अभिव्यक्त किया है। यानी इन्होंने लिखने में कहीं ये विशेष ध्यान नहीं रखा कि काव्य शास्त्र के नियम कौन से हैं, रस कौन सा लाना है, छंद कौन सा आना है, अलंकार कौन सा आना है, ऐसे किसी भाव को इन्होंने महत्व नहीं दिया, अपितु स्वतंत्र भावों को इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये रीति मुक्त हैं, रीति से यानी जो परंपरा चली आ रही थी उससे मुक्त हैं, इसीलिए इन्होंने काव्य शास्त्रीय जो परंपरा थी उसका इन्होंने त्याग कर दिया। आगे है लोक जीवन की अभिव्यक्ति। क्योंकि देखिए, सामान्य भावों को अभिव्यक्त किया है, कहीं पर प्रेमिका के सौंदर्य का चित्रण है, कहीं उनसे वियोग का वर्णन है। तो ऐसे में जो सामान्य आसपास इन्हें लोक जीवन में जो भी त्यौहार है, रीति रिवाज हैं या जो भी परंपराएं चल रही थी उनका इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त उन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि ये अपने व्यक्तिगत भावों को व्यक्त करने वाले कवि हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में जो भी इन्होंने अपने समाज में जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जिनको भी इन्होंने देखा समझा, उसको इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। आगे है कला पक्ष। देखिए, कला पक्ष में अगर देखें तो रीतिकाल की मुख्य भाषा ब्रज भाषा रही है। रीतिमुक्त कवियों ने भी इस भाषा को अपने काव्य में स्थान दिया है। इसके साथ साथ फारसी, अवधी, मैथिली और बुंदेली भाषा, बुंदेलखंडी या बुंदेली भाषाओं को भी के जो शब्द हैं उनका भी इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। लेकिन मुख्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अलंकार दोनों ही प्रकार के लिए है, शब्दालंकारों को भी स्थान दिया है और अर्थालंकारों को भी महत्व दिया है। रस में अगर देखें तो श्रृंगार के दोनों ही पक्षों का वर्णन है। दोनों पक्ष कौन से हैं? संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। लेकिन वियोग वर्णन को अधिक महत्व दिया है। छंद के क्षेत्र में कवित और सवैया दोनों का ही सुंदर इस्तेमाल किया है। इनके काव्य का गुण माधुर्य गुण है, क्योंकि प्रेम का काव्य है और प्रेम के काव्य में गुण कौन सा होता है? माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति रहती है प्रेम काव्य में। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये बहुत अच्छे से समझ पाए हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा है। हमने अब तक रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों काव्य धाराओं की विशेषताएं बहुत अच्छे से की हैं। उन दोनों के या रीतिकाल के जो अन्य वीडियोस हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से वो लिंक देख सकते हैं। मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनको प्राप्त करने के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी आपके पास डायरेक्ट मेरे डालते ही पहुंच जाएं, उसके लिए आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल का जो ऑल नोटिफिकेशन का बटन है वो भी ऑन करें, ताकि सारे वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।